नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ साथियों जिसको सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के पहले मैंने बहुत सी कहानियाँ आप सभी को सुनाई, लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। बेहद ही अफसोसजनक, आश्चर्यजनक घटना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में एक थाना लगता है, थाना बिरकोना। बिरकोना थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति 8 दिसंबर साल 2023 को घर से बाहर जाता है और वह गायब हो जाता है। अब कई दिनों तक परिवार वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, अपने रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस व्यक्ति का नाम रहता है यूपेश चंद्राकर। यूपेश चंद्राकर पेशे से खेती किसानी करता था और खुद की एक खदान चलाता था। अब वह व्यक्ति बिरकोना थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र क्लब पारा से गायब होता है और उसका कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वाले परेशान होते हैं, परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका भाई घर से 8 दिसंबर को निकला था, लेकिन कई दिन हो गए, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। अब पुलिस पूछती है कि अभी तक 3 दिन हो गए और आप लोग कहाँ थे? तो उसका भाई बताता है कि 3 दिनों तक हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे कि शायद वो कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। अब उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब उधर उसकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है। पत्नी पेशे से अध्यापक रहती है और नाम ज्योति रहता है। ज्योति बेहद ही खूबसूरत रहती है। अब घर वाले परेशान रहते, ज्योति का रो रो कर बुरा हाल रहता। अब उसका पति कई दिनों तक घर नहीं आता, वो परेशान रहती। अब उधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब उधर पुलिस सब हार मानकर बैठ जाती है। कई दिन हो जाते हैं जब उस व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पुलिस अब आसपास के लोगों की कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ खासा हाथ नहीं लगता। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं परिवार वालों का उसको गायब करने में हाथ तो नहीं। अब सबसे पहला शक पत्नी पर जाता है। पुलिस पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है, उसका फ़ोन लोकेशन निकालती है जिस दिन से वह घर नहीं आया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब पुलिस अब उसके यूपेंद्र चंद्राकर के यूपेश चंद्राकर के भाई की कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन उसमें ना तो वो यूपेश उस दिन कहीं जाता हुआ दिख रहा है, नहीं आता हुआ दिखाई दिख रहा है। अब पुलिस करीब 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस हाथ पर चलाने के बाद अब परेशान होकर थक हार कर बैठ जाती है। अब धीरे धीरे कई महीने गुजरने लगते हैं। 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं और अब आता है साल 2024। एक बार फिर से घर वाले कोतवाली जाते हैं और जाकर फिर से अपने भाई की तलाश तेज करने की बात करते हैं। अब पुलिस बार बार उन्हें यही कहती कि तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे 6 महीने बीतने लगते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी एक दिन एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि मुझे शक है कि एक ज्योतिषी जो कि जिसका नाम मुकुंद त्रिपाठी है, उसका उसकी पत्नी के साथ उठना बैठना है और पति के गायब होने के बाद पत्नी उसी ज्योतिषी के साथ अक्सर दिखाई देती है। अब पुलिस को शक होता है। पुलिस को शक होता है तो पुलिस उस ज्योतिषी को गिरफ्तार करती है। उसी क्लब पारा के एरिया से गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है और जब उसकी फ़ोन लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ क्लब पारा के ज्योतिषी मुकुंद की। मुकुंद एक बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी रहता है। वह लोगों का हाथ देखकर लोगों का भविष्य बताता था। और जो व्यक्ति यूपेश रहता है वो खेती किसानी करता था। उसकी शादी छत्तीसगढ़ के ही महासमुंद के एक क्षेत्र में बेहद ही खूबसूरत महिला जिसका नाम ज्योति रहता है, ज्योति से उसकी शादी होती है। अब ज्योति से उसकी शादी हो जाती है। सब कुछ यूपेश के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर परिवार खुश था। अब इधर जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो यूपेश खेती किसानी करने लगता है
अब खेती किसानी से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो यूपेश अब खदान का काम करने लगता है। अब उससे उसका खर्चा काफ़ी अच्छा चल रहा था, घर का खर्च भी वहन हो जाता था, पत्नी के खर्चे भी निकलने लगते हैं। कुछ दिन धीरे धीरे और गुजरता है खेती किसानी और खदान का काम करते करते। तभी जो उसकी पत्नी रहती है ज्योति, उसकी पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो पेशे से अध्यापक रहती है। उसकी पोस्टिंग हो जाती है बिरकोना थाना के अंतर्गत एक स्कूल में। अब जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तब वहाँ से वह बिरकोना थाना जाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। अब डेली का आना जाना था, पत्नी थक जाती थी। अब वो अपने पति से कहती है, ज्योति कि एक काम करो कि चलो वहीं पर चलकर एक कमरा ले लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब इतना दूरी है कि रोज़ाना जाना काफ़ी समस्या हो जा रही है और मैं रोज़ाना अप डाउन नहीं कर पाऊंगी। अब उसका पति यूपेश चंद्राकर अपनी पत्नी के साथ बिरकोना जाता है। बिरकोना जाने के बाद वहाँ एक कमरा तलाशता है। कमरा तलाशने के बाद अब 20 नवंबर साल 2023 को बिरकोना में एक क्लब पारा करके कॉलोनी रहती है। उस क्लब पारे में वह एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद अब वहीं से अक्सर कर वह घर आया जाया करता था। लेकिन कुछ महीने गुजरते हैं। 8 दिसंबर, यानी कि अभी सही से 1 महीने भी नहीं हुए थे, उस उपेश और उसकी बीवी अध्यापिका ज्योति को वहाँ शिफ्ट हुए। और उसका पति एक दिन वहाँ से अपने कमरे से निकलता है घर के लिए, लेकिन घर नहीं पहुँचता है। अब रात हो जाती है, पत्नी फ़ोन करती है। जब पत्नी फ़ोन करती है अपने घर वालों को और पूछती है कि उसका नंबर उपेश का स्विच ऑफ आ रहा है, क्या वो घर पहुंचा या नहीं। घर वाले कहते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं आया है। अब पत्नी परेशान हो जाती है। करीब 2 दिन हो जाते हैं उसकी तलाश में। रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया जाता है, उसके दोस्तों के पास फ़ोन किया जाता है, उसके जितने भी अपने रहते हैं जिसके साथ वह उठता बैठता था, खदान में काम करता था और खेती किसानी जिसके साथ करता था, सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। किसी ने भी उसको आते जाते नहीं देखा था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब जब उसका कुछ पता नहीं चलता है तो उसका भाई, छोटा भाई, पहुंचता है बिरकोनी थाना। बिरकोनी थाना जाने के बाद वहां वह शिकायत दर्ज कराता है। उसका भाई 8 दिसंबर साल 2023 की शाम को घर निकला था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस उसका कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। टेक्नोलॉजी का मदद लेती है, सर्विस लांस की टीम लगाती है, लेकिन कहीं से भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, ना तो उसके फ़ोन की लोकेशन मिल रही थी। अब पुलिस कई महीनों तक लोगों से पूछताछ करती है, थक हार कर फाइलों पे धूल झमने लगती है और वहीं पुलिस बैठ जाती है, लेकिन केस अभी खुला रहता है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अब लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे, हर कोई परेशान था कि आखिर रुपेश चंद्राकर जब से शिफ्ट हुआ है वहां पर और 1 महीने बाद ही वह कहाँ चला गया। आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गया। अब लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। गांव में अलग चर्चाएं होती, शहर में अलग चर्चाएं होती। उधर पत्नी बेहद परेशान रहती। अब परेशान होकर वह किसी तरह से अपने स्कूल जाती और नम मन से, नम आंखों से वह स्कूल में पढ़ाया करती थी। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को संदेह रहता है पत्नी पर, क्योंकि पत्नी उतना जोर नहीं दे रही थी। लेकिन पत्नी से पुलिस पूछताछ करती, लेकिन पत्नी से पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब पुलिस हाथ पर हाथ धर रखकर बैठ जाती है। और उधर एक दिन जो ज्योतिषी रहता है, नामी गामी ज्योतिषी मुकुंद त्रिपाठी, वह अक्सर कर गायब होने से पहले उस मोहल्ले में उसका नाम रहता है। अब पुलिस जब वह गायब हो जाता है और जब पुलिस को 6 महीनों तक कुछ हाथ नहीं लगता है, तो एक व्यक्ति पुलिस को फोन करके बताता है कि ज्योतिषी अक्सर कर ज्योति के घर जाता है, कमरे पर जाता है, और जिस ज्योति का पति गायब है वह ज्योति भी उसके साथ अक्सर घूमते हुए दिखाई देती है। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो गायब होने में इन्हीं दोनों का हाथ है। अब पुलिस उस ज्योतिषी को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है, तो ज्योतिषी के पास से ऐसा सबूत मिलता है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जो ज्योतिषी रहता है वह 8 दिसंबर को अपने कमरे पर उस व्यक्ति यूपेश चंद्राकर को बुलाता है और वह वहीं पर उसका ऑफिस था। एक बिल्डिंग रहती है, उसी बिल्डिंग में उसका ऑफिस रहता है
और मुकुंद त्रिपाठी युपेश को घर बुलाता है और घर बुलाकर बातचीत करता है। बातचीत करते करते उसके सर पर वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो वो उसी दिन अपने ही बिल्डिंग में एक गड्ढा खनता है। गड्ढा खनने के बाद उसी गड्ढे में उसको दफन कर देता है। अब ऊपर से फर्श बना देता है और पुलिस को या किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। जब घर चला जाता था उपेश खेती किसानी के काम से, तो उसकी पत्नी को लगता था कि उसकी खेती किसानी में पति के कहीं ना कहीं कोई बाधाएं आ रही हैं, ग्रह नक्षत्र की बाधाएं हैं। अब वो उसी ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने के लिए पहुंचती है तो मुकुंद देखता है कि काफी खूबसूरत महिला है जो कि अध्यापिका है। और उस अध्यापिका से बातचीत करते करते अब वो दिल दे बैठता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। अब इसी बीच दोनों एक दूसरे से बातें भी करते थे, लेकिन फोन पर उनकी बातें कभी नहीं होती थी। आते जाते और ज्योतिषी के ऑफिस में जाकर उसकी पत्नी ज्योति अक्सर कर बातें किया करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन घर पर जब अपने गांव गया था युपेश, जब गांव से वापस आता है तो वह देखता है कि उसके कमरे पर ज्योतिषी बैठा हुआ है और उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर कुछ बातें कर रहा है। और जब वह यह सब देखता है तो वह सन्न रह जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि यह क्या कर रही हो ज्योतिषी के साथ। तभी उसकी पत्नी कहती है, ज्योतिषी मेरा हाथ देख रहे हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, वही मैं आज ज्योतिषी जी को बुलाई थी। अब पति को लगता है कि वाकई में ज्योतिषी काफी ज्ञानी है, ग्रह नक्षत्र देखकर कुछ तो सॉल्व करेगा जिससे उसके परिवार आगे बढ़ेगा। अब उस दिन तो ज्योतिषी चला जाता है, लेकिन जब भी मौका मिलता ज्योतिषी उसके कमरे पर आता, उसके साथ समय व्यतीत करता और उसका ग्रह नक्षत्र सही करता। अब फिर एक दिन जब वह गांव से वापस आता है तो वह देखता है कि फिर से ज्योतिषी के साथ है। अब उसे अच्छा नहीं लगता है। अब वह कहता है कि जो भी हो, लेकिन आज के बाद ज्योतिषी मेरे कमरे पर नहीं आएगा। अब इसको लेकर पति पत्नी के बीच थोड़े से मतभेद होते हैं और एक दिन वह घर पर ही रहता है। तभी उसकी पत्नी ज्योतिषी के पास चली जाती है और ज्योतिषी के पास जाकर बातचीत कर रही थी ऑफिस में। तभी युपेश चंद्राकर को शक होता है। वह जब ज्योतिषी के ऑफिस जाता है तो देखता है दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब वह गुस्सा होता है। अब गुस्सा होकर मुकुंद त्रिपाठी जो ज्योतिषी रहता है, अब उससे उसकी बहस हो जाती है। अब उसका झगड़ा चलने लगता है। अब वह उस ज्योतिषी को देखना नहीं चाहता था। अब उसे अपने पत्नी पर शक होने लगता है। वो पत्नी को ज्योतिषी के पास जाने से मना करता है। अब इसी बीच 8 दिसंबर को उसकी पत्नी जब स्कूल गई थी और स्कूल से अभी घर नहीं लौटी थी, तभी जो व्यक्ति रहता है त्रिपाठी ज्योतिषी, वह उसे बातचीत करने के लिए उसके कमरे से अपने कमरे पर, पास में ही कमरा रहता है, बुला कर ले जाता है और बातचीत करता है। और बातचीत करते करते उस व्यक्ति की हत्या कर 5 फुट गड्ढा खनता है और ऑफिस बंद कर उस गड्ढे में दफन कर ऊपर से फर्श लगा देता है। और फर्श लगाने के बाद अब किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसा कि आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, बिल्कुल उसी तरह दृश्यम मूवी देखकर उस त्रिपाठी ने कुछ ऐसी साजिश रची ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को कुछ पता ना चले और पुलिस अपने जाल में, बिछाए हुए जाल में खुद फंसी रहे और उलझी रहे और उधर किसी को पता ना चले। अब जब यह खबर लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। 6 से 7 महीने बाद एक सड़ी हुई लाश उस ज्योतिषी के निशानदेही पर उसके ऑफिस से गड्ढा खोदकर निकाला जाता है और बालों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जो जांच होती है उसके अनुसार उसके बालों से और उसके कपड़े से उसकी पहचान की जाती है कि यह वही व्यक्ति है, उपेश चंद्राकर। 40% बॉडी उसकी कंपोज हो चुकी, यानी कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसको पहचान पाना मुश्किल था। अब उसकी बॉडी को, सड़ी हुई बॉडी को घर वाले ले जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और उधर पुलिस उस ज्योतिषी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब इस केस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं पुलिस 7 महीने लगा देती है। पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी ज्योति बस एक गलती करती है कि वह उसके पति के गायब होने के 6-7 महीने बाद भी वह शांत बैठी रहती। पुलिस के शक के बावजूद भी पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता और वह ज्योतिष से मिलना जुलना जारी रखी। लेकिन पुलिस अभी भी उसकी पत्नी का उस कत्ल में हाथ है या नहीं, पुलिस अभी भी जांच जारी रखी है। लेकिन लोगों के अनुसार यही कहना है कि पत्नी ने ही मिलकर
ज्योतिष से मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। अनिल सालुंखे भाई हैं, यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। विजेंद्र प्रताप जी हैं। फैजल खान भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। सोहन लाल शेटिया हैं, ब्यौर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।